भारत में अमीर से अमीर शख्स भी खुद को मिडिल क्लास साबित करना चाहता है। आपने ऐसे कई मीम देखे होंगे जिसमें ऐसा दावा करने के बाद बॉलीवुड के बड़े एक्टरों और बड़े उद्योगपतियों का मजाक उड़ाया जाता है। मध्यम वर्ग की असल परिभाषा क्या है और खुद को मध्य वर्ग का बताने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है, जानेंगे आज। इस दौरान हम दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, चीन और भारत में मिडिल क्लास, उनकी स्थिति और चिंताओं की चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि तीनों देशों के मिडिल क्लास में कितना अंतर है। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में मिडिल क्लास की महिमा इतनी ज़्यादा क्यों होती है। विकसित और विकासशील देशों के लिए मध्यम वर्गीय लोग रीढ़ की हड्डी होते हैं। ये जितने समृद्ध होंगे, देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। मध्यम वर्ग फले फूले, इसके लिए सोशल मोबिलिटी और बेहतर होती जीवन शैली बहुत अहम चीज़ें हो जाती हैं। बेहतर सोशल मोबिलिटी का सीधा मतलब ये है कि भले ही आप सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कमज़ोर परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन अपने जीवन काल में ही इस चक्र को तोड़कर बेहतर स्थिति में पहुंच सकें। अर्थव्यवस्था और देश की दिशा बेहतर मानी जाएगी अगर उसमें गरीब परिवार का बच्चा बड़ा वैज्ञानिक, उद्योगपति या देश का प्रधानमंत्री बन सके। गरीबी से उठकर मिडिल क्लास में पहुंचना, अपनी कार, अपना घर खरीद पाना, ये सब कितना कठिन और कितना आसान हुआ है। फिर मिडिल क्लास वालों में भी कुछ कैंपर वैन में रहना चाहते हैं तो कुछ दुनिया घूमना चाहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले 3 देशों में मिडिल क्लास वाले कैसे रहते हैं, चलिए देखते हैं उनमें क्या एक जैसा है और क्या है अलग। जेफ जॉली को खांटी अमेरिकी मिडिल क्लास माना जा सकता है। वो औद्योगिक मजदूर हैं और महीने के $3,500 कमाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई से ही अपने दोनों बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई कराई और एक घर खरीदा। लेकिन अब ऐसी जिंदगी गुजार पाना अमेरिका में इतना आसान नहीं रहा है। पहले मिडिल क्लास का मतलब था कि आप 12वीं पास कर मिडिल क्लास वाली कमाई करने लगें और अपने परिवार की स्थिति सुधारें। मुझे लगता है कॉर्पोरेट लालच इसे बिगाड़ रहा है। अब लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी की चिंता है। फैक्ट्री की बढ़िया सैलरी वाली नौकरियों की बदौलत कुछ दशक पहले तक करीब 70% अमेरिकी मिडिल क्लास में थे। अब यह आंकड़ा 50% है। ऐसा ज्यादातर इस वजह से हुआ क्योंकि जो बढ़िया कमाई वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली नौकरियां थीं, उन्हें अमेरिका से बाहर आउटसोर्स कर दिया गया। मुझे लगता है कि इसका मिडिल क्लास में आई गिरावट से काफी लेना देना है। भारत में शगुफ्ता अहमद मध्य वर्ग से आने वाली एक आत्मविश्वासी युवा हैं। कुछ साल मीडिया की नौकरी करने के बाद उन्होंने खुद की एक कंसल्टेंसी कंपनी खोली, जबकि उनके परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। देखिए, मुश्किल तो आती है क्योंकि आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार में कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं, राइट। और एक कंडीशनिंग बचपन से वैसी होती है कि तुमको पढ़ना है, तुमको बड़ा होना है और तुमको नौकरी पे जाना है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता है उस कंडीशनिंग को तोड़ना। उनकी ही तरह अपना काम कर रहे लोग भारत में बहुत बड़ी मात्रा में हैं। भारतीय मध्य वर्ग में आने वाले लोगों की मासिक कमाई $500 से $1,800 के बीच होती है। About 40 to 50% of it. देश की करीब 40 से 50% आबादी मिडिल क्लास में है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास सामान्य चीजें खरीदने की क्षमता है, और इसकी वजह रही है भारत में आर्थिक तरक्की के साथ बड़ी संख्या में आई नौकरियां, लोगों की सैलरी बढ़ना। वर्तमान में भारत 7% की विकास दर से तरक्की कर रहा है। About 7%. भारत में मध्य वर्ग अपनी कमाई का करीब 50% खाने पर खर्च करता है। अमेरिका और चीन की तुलना में काफी ज्यादा। बाकी बड़ा खर्च कोई महंगी चीज खरीदने या डॉक्टर और दवा का होता है। पश्चिमोत्तर चीन का एक परिवार, नूर बुलुक और गुलबुराक, उनका परिवार एक पीढ़ी के अंदर ही तरक्की कर मध्य वर्ग में आया है। चीन की 40% जनता के साथ ऐसा हुआ। यहाँ महीने में 1,150 से $5,800 तक कमाने पर परिवार मध्य वर्ग में माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ कमाई मध्यम वर्गीय होने का पैमाना नहीं है। हमने देखा कि अगर कोई अमेरिका के औसत मध्य वर्ग जितना भारत में कमाए तो भारत के अमीर लोगों में गिना जाएगा, बल्कि चीन के मध्य वर्ग जैसा भी कमाए तो भी काफ़ी संभावना है कि वो भारत में अमीर ही माना जाएगा।
ऐसे में वो सुख सुविधाएं और जीवन शैली अहम हो जाती हैं जिनका खर्च लोग अपनी कमाई के जरिए उठा सकते हों। मुझे लगता है कि चीनी मध्य वर्ग के लिए खासकर पिछले दशकों में सबसे अहम ये बात रही है कि समृद्धि के लिए जरूरी बुनियादी चीजें जुटा ली जाएं, जैसे प्रॉपर्टी खरीद लें, घर खरीद लें और रिटायरमेंट का इंतजाम कर लें। फिर कार खरीदना भी अहम बात होती है, स्टेटस सिंबल के तौर पर और आने जाने की सुविधा के लिए भी। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी, जो चीन में बहुत ही ज्यादा है। अच्छी पढ़ाई करके और कॉलेज जाकर एक अच्छी सैलरी वाली मध्यम वर्गीय नौकरी पाना लंबे समय से अमेरिका में इसे सबसे सही रास्ता माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक आर्थिक सीढ़ियां चढ़ पाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हुई है। लगता है कि आप जहां पैदा हुए, वो जगह, जिस सामाजिक स्तर में पैदा हुए, वो आपकी बाद की जिंदगी के स्तर पर बहुत ज्यादा असर डालता है। और सोशल मोबिलिटी उस तरह की नहीं रह गई है जैसी ये 50 या 60 के दशक के अमेरिका में हुआ करती थी। एक हद तक ये बात भारत पर भी लागू होती है, लेकिन अलग तरह से। The largest chunk of the middle class continues to come from the upper. मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हिस्सा ऊंची जाति के हिंदुओं का है। तो अगर आप सोशल मोबिलिटी की बात करें, खासकर गांवों में, तो आर्थिक समृद्धि सामाजिक स्तर में समृद्धि सुनिश्चित नहीं करती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज भी ऐसा ही है। शहरों में कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक ढांचे उतने मजबूत नहीं होते हैं। Strong cultural connect to very strong social network. चीन के युवाओं के लिए भी बेरोजगारी एक खतरा है। उच्च शिक्षित युवाओं के लिए भी बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा है। आपको मानना ही होगा कि अच्छी शिक्षा लंबे समय तक सफलता का सूत्र रही, लेकिन शिक्षा से सफलता का मंत्र अब काम नहीं करता। चाहे पढ़ाई सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों से ही क्यों ना की हो, और चाहे वो विश्वविद्यालय विदेशी ही क्यों ना हो। अमेरिका में मध्य वर्ग अब भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन देश महंगाई की चुनौती का सामना कर रहा है। अमेरिका में अब भी ऐसा क्या है जिसकी बदौलत सामान्य लोग समृद्ध बन सकें? मजबूती में कमी आई है। अमेरिकन ड्रीम के तहत जैसी सफलता चाहिए, उसके लिए किए जाने वाले खर्च बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बेहतर शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा, कुछ परिवारों के लिए इतनी महंगी हो चुकी है कि अब उसका खर्च नहीं उठाया जा सकता। घर खरीदना संभव नहीं रहा है। ये चीजें अमेरिकन ड्रीम का अहम हिस्सा हुआ करती थीं। भारतीय मध्य वर्ग के देश की आर्थिक तरक्की के बीच अभी बढ़ते जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि भारतीय मध्य वर्ग वैश्विक स्तर पर इतना ज्यादा आकर्षक हो चुका है, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, क्योंकि आकार के हिसाब से वहां ग्राहकों का एक बड़ा बाजार है। चीन में सामाजिक गिरावट होने का मतलब होगा कम्युनिस्ट सत्ता के लिए समर्थन का कमजोर पड़ना, जिसका वादा है कि सभी को समृद्ध होने का मौका मिले। इन तीनों ही देशों में मध्यम वर्गीय परिवार चाहते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी उनसे अच्छी आर्थिक स्थिति में हो, लेकिन इस इच्छा का पूरा होना अब पहले जितना आसान भी नहीं रहा। कुल मिलाकर बढ़ती महंगाई दर यानी बढ़ते खर्चों के बीच मध्यम वर्ग की राहें आसान होने वाली नहीं हैं। दुनिया भर के मध्य वर्ग के सामने और भी चुनौतियां हैं, जैसे घटती प्रजनन दर के चलते कामगारों की संख्या में आने वाली गिरावट, लगातार नौकरियों का कम होना और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कम होती विकास दर। हालांकि टेक्नोलॉजी तेज विकास का कोई नया रास्ता खोल सकती है, पर अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। जब इस दिशा में कोई बड़ा बदलाव आएगा, तब हम करेंगे आपको अपडेट।